इस स्टूडेंट जिसका वजन सिर्फ 2 टन था, उसे अभी अभी एक बदमाश बच्चों के स्कूल में ट्रांसफर किया गया था। शुरुआत में स्कूल का दौरा कराने वाला व्यक्ति क्लास रिप्रेजेंटेटिव था, जो आने वाले समय में मोटू भाई की पत्नी बनने की उम्मीदवारों में से एक थी। भविष्य में वो स्कूल की सबसे खूबसूरत ब्लॉन्ड का ध्यान भी अपनी तरफ खींच लेगा। वो तो रोज मोटू को परेशान करने आएगी, उसे डेटिंग के लिए कहकर। अगर ये गुंडा इसके लिए हाँ कर देता है तो ये एक गंभीर रेल दुर्घटना में बदल सकता है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आखिर में मोटू भाई को ब्रूनेट पसंद है। कैफेटेरिया में कुछ बदमाश पहली क्लास की हॉट लीडर को परेशान करना चाहते थे। उन्होंने उसे धकेला भी, लेकिन हमारे गीगा मोटू भाई ने उसे बचाया। हमारा हीरो केप नहीं पहनता, उसका वजन 2 टन है। इसने उन लड़कों को गुस्सा दिलाया, इसलिए वो फिर से उसे तंग करने आए। लेकिन सिर्फ एक ठंडी निगाह से वो सब के सब पैंट में ही हगाए। मोटू भाई के लिए शांति वापस आ गई, लेकिन एक और समस्या पैदा हो गई। उसने एक बड़ी फिश का ध्यान खींच लिया था। स्कूल में हायरार्की को तोड़ने के बाद उसे सजा के तौर पर मुंह पर मुक्का मारा जाएगा। शुरुआत में उसने सोचा कि आदमी बहुत ढीला है, इसलिए उसने आसानी से बच गया। अगला पंच जो आने वाला था वो हड्डियां तोड़ देता, लेकिन अपनी माँ से किए गए शांतिपूर्वक ग्रेजुएट करने के वादे को याद करते हुए उसने रुक गया और थप्पड़ सीधे मुंह पे लगाया गया। उसने दर्द होने का ढंग भी किया, लेकिन वो सब एक नाटक था। लड़की चाहती थी कि वो इन्फर्मरी जाए, लेकिन उसने तो उस पंच को महसूस भी नहीं किया था। क्लासरूम में हर कोई उसे मोटा होने पर मजाक उड़ा रहा था। वो ट्रक कुन की तरह लग रहा था जो चेयर पर बैठा हो। वो इतना बड़ा था, लेकिन ये सब मजाक जल्द ही खत्म हो जाएगा। एक दबंग के कमजोर को मारने की कोशिश करने और बेहद बेइज्जती से फेल होने के बाद उसे गुस्सा आया कि सब उसे देखकर हंस रहे हैं, और उसने अपना गुस्सा तुम जानते किस पर निकालने का फैसला किया। इस नन्हे को उस दिन अपनी बुरी किस्मत का अंदाजा नहीं था। हमारा मोटू भाई एक ऐसे किले की दीवार की तरह सहज खड़ा रहा। नन्हे ने अपनी पूरी ताकत से वो थप्पड़ मारा, और जैसे ही वो लगने वाला था काउंटर अटैक आ गया। एक पल में उसे इतनी इंटेंसिटी से मारा गया कि दीवार से टक्कर खाने के बाद वो तुरंत बेहोश हो गया। कमरे में कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था, ना ही सबसे स्ट्रांग वाला। और सबसे इंप्रेसिव बात ये थी कि वो सो रहा था। नए स्टूडेंट के शरीफ ने सिर्फ रिफ्लेक्स से जवाब दिया, ये चीटिंग है, ये चीटिंग है। कुछ देर बाद क्लास के दौरान सभी स्टूडेंट्स एक शब्द बोले बिना सहज बैठे थे, सिवाय उस लड़के के जो बेहोश हो गया था। सबने शांत रहने का फैसला किया था। हालात का निरीक्षण करने के बाद इंट्रीग्ड प्रोफेसर ने सभी स्टूडेंट्स को चौंका देते हुए उनसे उनकी असामान्य खामोशी का कारण पूछा। वो आदमी जो शांतिपूर्वक कुछ स्पष्टीकरण चाहता था, उसे भयभीत चिल्लाने का सामना करना पड़ा, जो ये कहकर कि सब ठीक है। बुढ़े ने हाई स्कूल के बच्चों के अजीब एक्शन से शौक खाया। सबको अच्छे से पता था कि उन्हें कभी भी पकड़े जाने नहीं देना चाहिए। टीचर साथ ही क्लास प्रेसिडेंट इस अजीब बिहेवियर से इंट्रीग्ड थे। इसी बीच जूनियर लीडर्स में से एक अपने विचारों में डूब गया, क्योंकि कुछ मिनट्स पहले सब छोड़ दिए गए थे, मतलब जो हुआ था उससे। सबने ट्रांसफर स्टूडेंट के बारे में सोचना शुरू किया, जिसने एक पंच से हाइड्रा को हरा दिया था। ये कहते हुए स्टूडेंट्स में से एक अपनी सीट से तुरंत उठा और बाकी स्कूल के साथ खबर शेयर करने के लिए दौड़ा, जब अचानक किसी ने पूरे क्लास को एड्रेस किया कि उसके शब्द खासकर नए डिलीवरर के लिए थे। बुलफिस्ट ने धमकाया कि जो भी इस घटना को दूसरों के साथ शेयर करेगा, उसे ग्रेजुएशन के टाइम तक तंग किया और परेशान किया जाएगा। लड़के ने फिर इस बात की तरफ इशारा किया कि यहाँ का हर कोई उसके साथ टाइम बिताना नफरत करेगा। गॉसिप करने वाली लड़कियों ने, जो उसे अजीब समझी, इस बात से सहमति व्यक्त की, उसे बेबोल छोड़कर, और इसलिए उसने अपने आदमियों से इस गंदगी से निपटने को कहा, उन्हें अपना बेहोश दोस्त अपनी सीट तक खींचकर ले जाने को मजबूर करते हुए। बुलफिस्ट फिर अपनी कमजोरी के बारे में सोचने लगा, बाकी लोगों को इंट्रीग्ड छोड़कर। कुछ देर बाद क्लास के बाद वो और उसके दोस्त एक तन्हा जगह पर इकट्ठे हुए। उनकी हालात के बारे में पूछे जाने पर हुआंग और जिन ने मुश्किल से बोलते हुए मुंह से ये कहकर कि वो समझता है कि उसे मौत आ गई थी। चुपके से इकट्ठा होने के पीछे कारण पूछे जाने पर लीडर ने कहा कि खुद उसे यकीन नहीं था, ये कहते हुए कि वो इस व्यक्ति से खुद सवाल करना चाहता था। तभी वो पहुंचा, हालात को समझने के लिए एक पल डर गया और भयंकर ट्रांसफर स्टूडेंट को देखकर मुंह से फोम निकलने लगा। यंग हू ने उसे संभालने को कहा, लेकिन लड़का इतना डर गया था कि वो सीधे शब्द भी नहीं समझ पा रहा था। हुआंग और जिन फिर उस भूत से बचने के लिए दौड़कर छुप गए जो उसने समझा था। ये देखकर उसके बॉस के पास उसे फोर्सफुली शांत करने के अलावा कोई चारा नहीं था। बाकी सब इसकी बेवकूफी से हैरान रह गए। ये कहते हुए जूनियर लीडर ने प्रोटैगनिस्ट की तरफ रुख किया और आदमियों ने व्याख्या मांगी। नावूक ने फिर अपनी आवाज की चोटी से चिल्लाया, सबको चौंका दिया, शांत होकर ये कहने से पहले कि वो यहाँ एक शांतिपूर्वक हाई स्कूल लाइफ के लिए आया है, एक डरावनी अंदाज में बात करने से पहले और उनकी मदद मांगने से पहले। और जब अंडरडॉग्स ने समझा कि ये किसी तरह की धमकी है, तब अचानक उनके लीडर ने दोस्ती के हाथ के साथ प्रोटैगनिस्ट की तरफ बढ़ा। सब हैरान रह गए, क्योंकि नया आने वाला उनके लीडर के साथ मिल गया, हाथ मिलाने को स्वीकार करते हुए।
यंगहू ने कहा कि उन्हें मिलकर प्रयास करने चाहिए ताकि दोनों अपना लक्ष्य हासिल कर सकें। बाकी गैंग मेंबर्स इस बात से हैरान थे कि ये मामला इतनी शांति से खत्म हुआ, इसलिए बुलफिस्ट ने कहा कि ये सही काम था, क्योंकि उसका नया दोस्त एक दयालु व्यक्ति था। उनमें से एक ने यह कहकर झगड़ा करने की कोशिश की कि उसने अभी भी उन्हें परेशान किया है, सिर्फ लीडर के इस बयान के लिए कि उन्होंने पहले समस्या पैदा की थी, इसलिए उन्होंने उन्हें माफ करने और साथ रहने के लिए कहा। और इसलिए एक के बाद एक दोस्त ग्रुप ने अपना परिचय प्रोटैगनिस्ट से कराया और उसके साथ शांति बनाई, बेहोश वाले को छोड़कर। थोड़ी देर बाद स्टूडेंट्स में से एक ने मोटू से पूछा कि क्या उसे इस जगह के सारे नियमों का ज्ञान है, लेकिन खामोशी का सामना करने पर उसे एहसास हुआ कि लंबे ने उन सबको नज़रअंदाज कर दिया था। ये कहते हुए लड़के ने समझाया कि इस स्कूल में हर कोई कुछ नियम से बंधा हुआ है। समझाया कि प्रोटैगनिस्ट ने खुद से कई नियम सीखे, लेकिन उसे ये जानना चाहिए कि ग्रेड्स एक पैकिंग ऑर्डर का पालन करती हैं और हर एक का एक उम्मीदवार लीडर होता है। लड़के ने फिर उसे बताया कि उनकी प्रमोशन का लीडर हाल ही में चुना गया था, और जब उसकी पहचान के बारे में पूछा गया तो उसने उसे बार्बरिक ब्राउन बियर बताया। समझाने वाले से फिर पूछा गया कि क्या पार्क त्योक की स्थिति अनिवार्य होगी, इसलिए उसने स्पष्ट किया कि उसके लीडर का खिताब कोई भी उसे एक आदमी से आदमी की ड्यूअल में हराकर छीन सकता है, इस काम के चुनौती पूरा होने के बावजूद। स्टूडेंट्स ने कहा कि स्कूल लाइफ प्रमोशन उसके लीडर से बहुत प्रभावित होती थी, और जैसे ही वो करंट लीडर की बुराई करने वाला था, उसका मुंह अचानक बंद हो गया। बड़ा वाला कंफ्यूज था, जबकि उसके नए दोस्त डर गए थे। पार्क त्यूग अपने कई अंडरलिंग्स के साथ आ चुका था। जब बारबेरियन ने ऐसी जगह पर उनकी मौजूदगी का कारण जानना चाहा, तो यंगहू ने कहा कि वो सब यहाँ एक ही कारण से थे। ब्राउन बियर के हेंचमैन ने फिर उसे बेवकूफ़ी से घमंड करने पर मजाक उड़ाना शुरू किया। गुस्साए हुए ग्रेड लीडर ने उन्हें ब्रेड खरीदने का आदेश दिया, साथ ही कुछ स्ट्रॉबेरी मिल्क। सिर्फ रिबेलियस यंगहू के दिलदार चल देना और ये कहना कि पार्क कीडुक ऐसी ट्रीट्स के लिए पहले ही बहुत मोटा हो गया है छोड़कर। क्लास लीडर जो ऐसी प्रोवोकेशन से ट्रिगर्ड हुआ, फिर एक बार बेअदबी से इंटरप्ट हुआ। एक बार उसने पूछा कि कौन घमंड दिखा रहा है, फिर एक बार किसी ने उसे आदर से पेश आने को कहा और उसे और उसकी गैंग को दूसरों को परेशान करने से रोकने के लिए कहा। महान लीडर इस नर्म घमंड से बहुत अनॉयड हुआ और शरीफ से अपने बयान को स्पष्ट करने को कहा, सिर्फ कोई जवाब न मिलने का सामना करके। ये कहते हुए हेंचमैन में से एक ने इसे एक तीसरे को विनम्र करने का मौका समझा, और इसलिए उसने एक डरावनी एक्सप्रेशन बनाया और नावुक को बताया कि बड़ा आदमी उसका बात करना चाहता है। लेकिन कोई जवाब न मिलने पर उसने उसके वजन का, खासकर उसके बढ़े हुए चेस्ट का मजाक उड़ाना शुरू किया। लेकिन तभी लड़के को एहसास हुआ कि प्रोटैगनिस्ट वही है जिसे लंच रूम में सकर पंच मारा गया था और उस पर हंसा था। फिर उसने धमकाया कि वो प्रोटैगनिस्ट का तीसरा एम्बैरेसिंग मोमेंट बनाएगा, उसे मुंह पर पंच मार के, और उसकी खामोशी को डर समझा। लेकिन उसी पल जब उसने हमारे हीरो की हैट का मजाक उड़ाने को सोचा, शांत ने विनम्रता से अपने शरीर से हैट को उसकी ओरिजिनल जगह पर वापस रखने को कहा। हमारे हीरो का एक्सप्रेशन इतना दिल को छू लेने वाला था कि लड़का हिलने लगा, और इसलिए उसने धीरे से शांत लड़के की हैट पकड़ी और ध्यान से उसे वापस अपनी जगह पर रखा। ब्राउन बियर को अभी हुआ क्या समझने में मुश्किल हो रही थी, और जैसे ही वो अपने हेंचमैन पर इस पैथेटिक फेलियर के लिए भड़कने वाला था, किसी ने अचानक उसे बुलाया। बॉस ने मुड़कर देखा, यंग थग्स अब लेडीज की मौजूदगी में थे, और उनमें से एक ने पूछा कि क्या वो दोनों में से पहले साल का कोई था। बारबेरियन जितना हो सके उतना शरीफ बनने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि उनकी प्रमोशन का ऑनर्ड स्टूडेंट किम सो योंग थी। इसकी स्टनिंग ब्यूटी थी। फिर हमारे प्रोटैगनिस्ट को देखा और उसके मोटे अपीयरेंस से घिना गई। ऑनररी स्टूडेंट चाहती थी कि ब्राउन बेयर उसके साथ आए, क्योंकि सूजी उसका बात करना चाहती थी। बड़ा वाला और भी एक्साइटेड हो गया, क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि दूसरे साल की पार्क सूजी थी। ये कहते हुए वो खुश होकर प्रिटी लड़की से मिलने के लिए दौड़ा। उसकी अचानक छुट्टी ने उसके गूंज को इंट्रीग किया, इसलिए वो एक सेकंड के लिए रुका और उन्हें एड्रेस किया। रिबेलियस लोगों का ख्याल रखने का आदेश मिलते ही गूंज की वियर्ड मूड अचानक एक ज्यादा वायलेंट एटमॉस्फेयर में बदल गई। जो शख्स शुरू में प्रोटैगनिस्ट को बुली करने गया था, उसने उन्हें रुकने के लिए कहा, उस जायंट प्रेशर के कारण जो उसने अचानक डिफेंड किया। ये देखकर कि उसकी आवाज सुनाई नहीं देगी, उसने फैसला किया कि वो वर्स्ट होने से पहले भाग जाए, और इसलिए एक पल में हमारा हीरो और उसके दोस्त घिरे हुए थे। जैसे ही लीडर ने अपना कमांड व्यक्त किया, उसका शब्द अनिवार्य था, और अगर कोई इस शब्द को नजरअंदाज करे तो उसे बस स्कूल बदलकर भागना चाहिए या उसी बॉस की सजा भरने का खतरा उठाना चाहिए जिसकी उसने अथॉरिटी की अवहेलना की है। इसका मतलब यह है कि जब लीडर अपना आदेश देता है तो कोई कभी उसका पालन नहीं कर सकता। उस लॉजिक को मानते हुए एफ्रो वाले ने समझाया कि पहले साल के स्टूडेंट्स होने के नाते वो अपने लीडर के शब्दों का आदर करने के लिए बाध्य हैं,
और ये कहते हुए डीवैल्यूड व्यक्ति का इनिशिएशन शुरू हुआ जब उसने पहले स्टूडेंट को पेट पर मुक्का मारा, उसे दर्द से तड़पाया। बाकी इस स्कैंडल पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। ना सेऑन वुक, जिसने ये सब देखा था, इस अन्याय से खास तौर पर गुस्सा था। हेंचमैन ने फिर बुलफिस्ट के दिए गए डार्क लुक्स पर मजाक उड़ाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही एफ्रो ने इस बात की तरफ इशारा किया कि उनके हाथ बंधे हुए थे, उसे अचानक प्रोटैगनिस्ट ने इंटरप्ट कर दिया, जिसने नियम का पालन करने में मुश्किल के बावजूद ये कहकर कि जो दूसरों को परेशान करता है वो वाकई एक दुश्मन है। स्टूडेंट्स में से एक जो उन नोबल शब्दों से अनॉयड था, उसने हीरो को फ्लिप ऑफ किया, ये कहकर कि उनके लीडर्स के शब्द कानून है। सिर्फ मोटू के आवाज उठाने पर खामोश हो गया। नावुक ने कहा कि बुलीज उसके दुश्मन हैं, और ये कहते हुए हमारे हीरो ने फैसला किया कि वो हरासर्स को अपने कंट्रोल में लाएगा। इसी बीच स्कूल के अंदर कहीं जहां एक ऑपरेसिव मीटिंग चल रही थी, ज़ॉम्बी ने अपने सुपीरियर्स को कहा कि ब्राउन बेयर को पहले साल के लीडर के तौर पर औपचारिक तौर पर नियुक्त कर दिया गया है। इसने किसी को हिस्टेरिकली हंसा दिया। फिर किसी ने ब्लॉन्ड लड़के से पूछा कि उसकी राय में उसके और नए जूनियर लीडर के बीच लड़ाई में कौन जीतेगा। यंग जुन ने कहा कि ब्राउन बेयर अभी भी एक कमजोर जूनियर था। पागल वाला तुरंत अपनी चेयर से उतरा, ज़ॉम्बी को अनकंफर्टेबल छोड़कर, जब उसने उसे पूछा कि क्या वो अपनी जीत पर विश्वास करता है या नहीं। ब्लॉन्ड ने कंफर्म किया और कहा कि रेड शर्ट वाला लंबा व्यक्ति अपनी प्रमोशन में अनोखा था। उस समय प्रोटैगनिस्ट, जिसने कहा था कि हेंचमैन उसका दुश्मन है, ने अपना दबाव शुरू करने का फैसला किया और इसीलिए वो हवा में कूदा, लड़ने की स्टैंस लेने से पहले 1 सेकंड के बाद। अपने फुटवर्क के कारण सब कुछ जगह पर सेट हो गया था। सब इंट्रीग्ड रह गए क्योंकि ये स्टेप डांस था, एक सेल्फ कंसीलिंग सीक्रेट टेक्निक जिसे हिडन इन द स्मोक के नाम से जाना जाता था, जिसने सबको अंधा छोड़ दिया। गूंस में से एक ने समझा कि उसने बड़े हीरो का एक शब्द देखा है और इसीलिए उसने तुरंत उसे स्विंग लेने की कोशिश की। उसका पावरफुल स्ट्राइक चुपके से धुएं में डिसॉल्व हो गया। कंफ्यूज्ड बैड गाय मोटू हीरो का पता लगाने में असफल रहा, जो अचानक उसके पीछे आया और उसके कान में कुछ कहा, उसकी आत्मा को डरा दिया। उसी पल गूंद दीवार में ब्लास्ट हो गया और जैसे ही बाकी ग्रुप अभी हुआ क्या यकीन नहीं कर पा रहे थे, एक दूसरे आदमी को सरप्राइज से पकड़ा गया और एक ब्लो में हरा दिया। एफ्रो हालत को प्रोसेस करने में असफल था। अब वो सब एक दयालु आत्मा की दया पर थे जो धुएं के अंदर छुपाता रहा। स्टूडेंट डर गया, ये कहकर कि ऐसी टेक्निक चीटिंग मानती जाती है, लेकिन उसी पल वो खुद को एक अनंत सफेद समंदर में अकेला पाया। लेकिन जैसे ही धुआं डिसिपेट हुआ, एफ्रो जो स्टंट छोड़ दिया गया था, अपनी आंखों पर विश्वास करने में मुश्किल महसूस कर रहा था। इसी समय एक सेफ स्पॉट पर प्रोटैगनिस्ट के दोस्तों ने उसके एक्शंस पर उसे डांटना शुरू किया, जिससे उसे कंफ्यूजन हुई, देखते हुए कि उन्होंने लड़ने की जगह भागने का चुना। उनमें से एक ने कहा कि वो डूब चुके हैं क्योंकि नियम के उल्लंघन के लिए सीनियर्स का इंटरवेंशन पक्का है। लीडर ने फिर कहा कि अगर प्रोटैगनिस्ट ने पहले ये काम नहीं किया होता तो वो इस संकट में शामिल हो जाता और उन्हें अगले क्या करने के बारे में सोचना चाहिए। सब डर गए क्योंकि सीनियर्स पक्का उनके क्राइम की तरफ देखेंगे। तभी लीड को एहसास हुआ कि कोई मिसिंग है। इसी बीच एफ्रो के पास वापस लड़का खुद को एक ओवरवेलमिंग ऑरा की मौजूदगी में पाया। इस शानदार को देखकर हेंचमैन ने तुरंत उसे ग्रुप का सच्चा लीडर मान लिया। ये व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि एक गरीब हाइड्रा था जो एक फोर्स स्नैप से अभी उठा था। जब पूछा गया कि क्या ये वाकई मुख्य कल्प्रिट्स है, स्टूडेंट ने पूरी दिमाग से ब्राउन बेयर से कहा कि उन्हें ह्वांग इन सिन ने हमला किया था, लेकिन लीडर को उस पर शक था। गूंज ने ब्राउन बेयर से कहा कि कमजोर दिखने वाले ने वाकई उन पर हमला किया था और ये दिखाने के लिए माइंड गेम्स खेल रहा है कि वो असली बॉस है। हाइड्रा ने माफी मांगी, ये कहकर कि उसे नहीं पता चल रहा क्या हो रहा है, एक विलेन स्माइल क्रैक करने से पहले और एक बार फिर अपनी अज्ञानता व्यक्त करते हुए। डराए हुए गून ने फिर इस बात की तरफ इशारा किया कि गद्दार लीडर ने अभी अपने चेहरे पर जो ईविल एक्सप्रेशन दिखाया था, उसे अपने बॉस की नजरों में एक डिल्यूजनल एडमी बना दिया। पार्क की डुक ने फिर एक बार उससे पूछा कि क्या वो वाकई इसके पीछे था, सिर्फ ह्वांग इन सिन के एक बार फिर इनकार करने पर, सोचते हुए कि क्या उसने वाकई एक ईविल स्माइल दिखाई थी। उसी पल कोई बिल्डिंग में दाखिल हुआ और जैसे ही ब्राउन बेयर युवा से सवाल कर रहा था, इस नई मौजूदगी ने उससे कहा कि यह स्पष्ट था कि हाइड्रा वो नहीं था जिसे वो ढूंढ रहा था। इंट्रीप्ड बॉस ने मुड़कर देखा। उसके हेंचमैन ने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने असली मुजरिम वहां ले आए थे। उन्हें तुरंत उनके गुस्साए हुए सुपीरियर ने खामोश कर दिया। ये कहते हुए हेंचमैन को एहसास हुआ कि उसने घबराहट के एक पल में एक मासूम स्टूडेंट को मुख्य कल्प्रिट समझ लिया था और इसलिए ब्राउन बेयर को आखिर एहसास हुआ कि पतले ब्लॉन्ड के लिए अपने हेंचमैन को पीटने का कोई तरीका नहीं था। इसका मतलब है कि बुल फिस्ट ही एक शक रह गया था। दोनों एक बार फिर आमने सामने खड़े थे। पार्क की डुक सोचने लगा कि उसे इस अन्याय की भरपाई के लिए क्या मांगना चाहिए।
फिर भी कोई जवाब न मिलने पर उसने सीनियर्स का मुद्दा उठाने का फैसला किया, ये कहते हुए कि बुलफिस्ट और उसकी गैंग प्रॉब्लम में पड़ जाएगी अगर उन्होंने इंटरवीन किया, उसे तुरंत माफी मांगने पर मजबूर करते हुए। ठग्स ने इसे कैरेक्टर की कमजोरी समझा और इसके लिए उस पर हंसना शुरू किया, सिर्फ उनके लीडर के उन्हें कुछ आदर देने के लिए कहा जाने पर, उन्हें विनम्र और खामोश छोड़कर। यंग हू चाहता था कि उसका दुश्मन उसे सजा दे और उसके आदमियों को छोड़ दे। की डुक ने उस व्यक्ति के भविष्य के बारे में पूछा जिसे उसने प्रभावित किया था, इसलिए उसने ना तो कहा कि वो कुछ भी छोड़ देगा अपनी आज़ादी के लिए, देखते हुए कि हाइड्रा ने उसे व्यक्तिगत रूप से नुकसान नहीं पहुंचाया था। ब्राउन बेयर ने उसे भाग जाने को कहा। डरा हुआ लड़का अपने लीडर के सिर जेस्चर से एक सिग्नल मिला, उसे बाहर निकलने के लिए मजबूर करते हुए। ये कहते हुए हारा हुआ इंसान उठा और अपने लीडर का शुक्रिया अदा किया आखिर बाहर निकलने से पहले। महान लीडर ने फिर बुलफिस्ट के शब्दों को याद किया और अपने आदमियों से शुरू से ही पूरी ताकत नहीं लगाने को कहा। ये देखकर हेंचमैन इस बीट डाउन की राह देख रहे थे। यंग हू ने अपने आप को वर्स्ट के लिए तैयार किया। पहला स्टूडेंट बुलफिस्ट की तरफ दौड़ा और तुरंत उसे पेट में मारा। युवा ने मारा जाना महसूस किया अपनी पीठ के बल गिरने से पहले। लड़के ने फिर अपने आप को संभाला और उसे फिर से पेट में मारा। ब्राउन बियर हैरान निगाहों से देख रहा था जबकि उसके सबॉर्डिनेट्स अपने दुश्मन को कूटने लगे, लेकिन ये देखकर कि वो कितना अच्छे से सह रहा है, ब्राउन बियर अचानक ट्रिगर्ड हो गया। एफ्रो जो अपनी लाइफ का टाइम बना रहा था, उसे अचानक कंधे से पकड़ा गया और कैजुअली उसका खूंखार लीडर फेंक दिया। ये देखकर बुलफिस्ट वर्स्ट की उम्मीद करने लगा, देखते हुए कि लड़का बीट डाउन को कितना अच्छे से सह रहा है। लीडर ने भी उसे स्विंग लेने का फैसला किया। फिर उसने युवा का पैर पकड़ा और उसे ट्विस्ट करने के लिए अपने आप को तैयार किया। सब डर गए जबकि उनके लीडर ने कहा कि यंग हो ने जवाब नहीं देना चाहिए और उसे आज्ञाकारी होकर सबमिट करना चाहिए, और ये कहते हुए एक भयंकर चीज इन्फ्लिक्ट की गई। थोड़ी देर बाद बुलफिस्ट के इन रशिंग दोस्त उसके बेड की तरफ दौड़े और उन्होंने जो देखा उससे डर गए। लड़के ने उन्हें स्माइल के साथ ग्रीट किया। वो जो एक दुखी हालत में था, अपने दोस्तों को देखकर खुश था। जंगटे इस अत्याचार से बहुत गुस्सा हुआ। फिर भी बॉस ने कहा कि मामला बंद हो गया है, गरम खून वाला बदला लेने जाना चाहता था। सिर्फ उनके लीडर ने उसे रोक दिया। जंगटे समझ नहीं पा रहा था कि यंग हू इतना शांत कैसे था, ये कहकर कि वो हालत जिसमें उन्होंने उसे रखा था अनिवार्य है, खासकर उसका टूटा हुआ पैर। बुलफिस्ट ने कहा कि उसने अपना पैर मोटरसाइकिल एक्सीडेंट के कारण इंजर किया था, और जब बाकी लोग उसे मान गए, जंगटे को अभी भी शक था। ये कहते हुए उसने अपने बॉस से अगले कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में पूछा। फिर भी हॉस्पिटल वाले ने कहा कि उसे नहीं पता। जब इस बात की तरफ इशारा किया गया कि ब्राउन बियर और उसके आदमी उसे फिर से इंजर कर सकते हैं, लड़के ने अपनी गैंग को धैर्य दिया, ये कहकर कि वो बीटीएस के लिए अप्लाई करेगा जब वो पूरी तरह रिकवर हो जाएगा। उसने अपने शब्दों को एक बार फिर व्यक्त किया और अपने दोस्तों से हमेशा अपना ख्याल रखने को कहा। बीटीएस शब्द ने नए आने वाले को कंफ्यूज कर दिया। आदमियों में से एक ने बॉस से कहा कि उसे उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए और उसे खुद की चिंता करनी चाहिए। बुलफिस्ट ने मजाक में कहा कि वो स्कूल से बाहर कुछ फ्री टाइम की उम्मीद कर रहा है। और जब खुशी भरी बातचीत चल रही थी, जंगटे ने बड़े वाले को जाते हुए देखा। सब इंजर्ड लीडर पर ध्यान दे रहे थे और फिर जायंट को कमरा छोड़कर दूर जाते हुए देखा। तभी कोई बड़े आदमी के पास दौड़ा, ये जानना चाहता था कि वो कहाँ जा रहा है। नावुक चलना बंद किया। लड़के ने मोटू को किसी भी एक्शन को बंद करने के लिए कहा जो वो ले रहा था। जंगटे ने कहा कि प्रोटैगनिस्ट वहां हुआ क्या इसके लिए जिम्मेदार था, ये कहकर कि ग्रुप का हर कोई तुरंत उसे बेच देता अगर उनका पड़ोसी ना होता। जंगटे ने फिर कहा कि बुलफिस्ट ने कभी भी हमारे हीरो को दोस्त नहीं समझा, इसलिए उसने उसे उसकी जगह कहा। लड़के ने धमकाया कि अगर उसने कभी भी सीन पैदा किया तो वो तुरंत उसे सीनियर्स को रिपोर्ट करेगा, उसे एक डार्क ग्लेयर कमाते हुए जिसे वो चौंक गया। नावोक ने माफी मांगी, ये कहकर कि वो एक जर्क है और उससे ऐसे एक्ट करना अच्छा लगता है। स्टूडेंट के लिए पालन करना मुश्किल था और इसलिए प्रोटैगनिस्ट ने 3 दिन की मांग की चीजें प्लान करने के लिए, ये कहकर कि उसे सिर्फ इतने छोटे समय की जरूरत है। एक बार फिर व्यक्त करने से पहले ये हमारे हीरो की यूजुअल कोल्ड साइलेंस के बाद आया। जुंगटे को अभी हुआ क्या प्रोसेस करने में मुश्किल हो रही थी। नावोक ने लड़के को धैर्य दिया जबकि उसने आखिर अपना लेफ्ट आर्म दिखाया। लड़का अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। जो उसने देखा वो समझना मुश्किल था, जैसे कि जिसने दिखाया उसने अपनी गलतियों की भरपूसाई करने का वादा किया। हमारा हीरो किसी को भी सबक सिखाना चाहता था जो उसके अपनों को नुकसान पहुंचाता है। हर किसी ने एक नोटिफिकेशन प्राप्त की, इंजर्ड बुलफिस्ट को भी। BTS बैटल टारगेट सिस्टम इनिशिएट हो गया था। सब इंट्रीग्ड रह गए जबकि पहले साल के स्टूडेंट्स के बीच एक डेजिग्नेटेड फाइट की घोषणा की गई। पहले साल के लीडर ब्राउन बेयर से किसी खास ओपोनेंट से लड़ने की मांग की गई, जिसने सबको हैरान कर दिया क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि खुद ट्रांसफर स्टूडेंट था जिसे अंडरडॉग लेबल किया गया था।
अपना टैटू आखिर बाहर आने के साथ हमारा हीरो अब अपने आने वाले एक्शंस को खुद की रक्षा के तरीके के रूप में देखेगा। BTS, जिसे बैटल टारगेट सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, के कुछ अनिवार्य नियम थे। पहला ये कि सिर्फ वो लोग जो सीनियर से जुड़े नहीं थे उन्हें मैच देखने के टिकट्स प्राप्त करने की अनुमति थी। रूल नंबर 2 किसी भी महान लीडर को तुरंत चैलेंज को स्वीकार करने पर मजबूर करता है अगर ये एक अंडरडॉग द्वारा प्रपोज किया गया है, जिसे सिर्फ हर नॉमिनेटेड लीडर से एक बार लड़ने की अनुमति है। तीसरा रूल ये था कि फाइट्स बेहाथ और पूरी इंसाफ के साथ कंडक्ट की जाएंगी। रूल नंबर 4 ने कहा कि अगर कोई अंडरडॉग लीडर बन गया तो उसी ग्रेड के अंदर उसके सभी पीयर्स के पास उसके आगे सबमिट करने के अलावा कोई चारा नहीं था। आखिरी रूल ये था कि अंत और आखिरी जजमेंट स्कूल के किंग की थी। यंग हू के अनुसार विल ने पैशनेटली समझाया, सिर्फ हॉस्पिटल में दूसरों द्वारा अजीब तरह से देखे जाने पर, देखते हुए कि वो अकेला बात कर रहा था। शर्मिंदा हुआ लड़का अपना चेहरा लाल पाता, जबकि सबने समझा कि उसे किसी तरह का ब्रेन डैमेज हुआ है। उसकी फोन अचानक बजने लगी। हाइड्रा ने उसे पूछा कि क्या उसे एक क्लियर व्यू है। बुलफिस्ट इस व्यक्ति के विचार पर सोचने लगा। अब अरीना के बीच ना वो अनसोचने वाला करने वाला था। बस इसी तरह दो जायंट्स अब आमने सामने थे। सब इंट्रीग थे कि BTS मैचेस इतनी जल्दी कैसे शुरू हुई। कंसिडरिंग पहले टीयर लीडर की सफलता की औपचारिक सेरेमनी अभी तक आयोजित नहीं की गई थी। तभी स्टूडेंट्स को एहसास हुआ कि सिर्फ वो लोग जो तीसरे साल के स्टूडेंट्स द्वारा चुने गए थे उन्हें BTS में हिस्सा लेने की अनुमति थी, जिसने उन्हें प्रोटैगनिस्ट की पहचान के बारे में सोचने पर मजबूर किया। और उसके मिस्टीरियस सोल होने के बावजूद वो झगड़ा नहीं कर सकते थे, देखते हुए कि इसे स्कूल के किंग द्वारा पहले ही अप्रूव कर दिया गया था। उसी पल पहले साल के स्टूडेंट्स स्टार्टल रह गए जबकि वो आखिर पहुंच गए थे। उनके सीनियर्स ने अपना एंट्रेंस बना लिया था। सब स्टूडेंट्स सहज खड़े रहे और सेकेंड ईयर्स को ग्रीट करने के लिए अपने पोस्चर्स को एडजस्ट किया। ओ चैंग सियोक 98 बॉस और सेकेंड ईयर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग अनोइंगली ये जानना चाहता था कि इस हलचल के पीछे क्या कारण था। ज़ॉम्बी ने इस बात की तरफ इशारा किया कि पूरी स्कूल शैम्बल्स में थी जबकि उसके दोस्त खामोश थे। सूजी डरावनी शान जायंट को देखती रही और उसे हैरानी हुई क्योंकि वो वैसा आदमी था जो उसे पसंद था। प्रोटैगनिस्ट के लिए हेड ओवर हील्स गिरने पर लड़की अचानक ट्रीटमेंट में अपने क्लासमेट्स के पास भाग गई। कुछ स्टूडेंट्स ने उसका पीछा किया जबकि वो कमरे के अंदर दौड़ रहे थे। उसका सुंदरता पहले साल के स्टूडेंट्स का ध्यान खींच ली। इंट्रीग ब्राउन बेयर उनमें से एक था। ये कहते हुए उसने मुड़कर सेकेंड ईयर्स को फॉर्मली ग्रीट किया। सीनियर्स ने ट्रांसफर स्टूडेंट को देखा जो सहज खड़ा रहा और आदर दिखाने को कहा। ये कहते हुए उन्होंने उसे इग्नोर कर दिया और अपने रास्ते जाते रहे। दूसरे साल वाले ने फिर बैठने का फैसला किया। जब हीरो के बारे में पूछा गया जो पूरी समस्या के पीछे था, ज़ॉम्बी ने समझाया कि वो एक ट्रांसफर स्टूडेंट था जो कल आया था। 98 खुद को मोटू में इंटरेस्टेड पाता था जिसने आने के एक दिन बाद BTS की रिक्वेस्ट की थी। उसी पल सेकेंड ईयर्स एक अचानक प्रेशर से ओवरवेल्म्ड हो गए, देखते हुए कि उनके सीनियर्स आने वाले थे। सारे सेकेंड ईयर्स आदर के प्रतीक के रूप में खड़े हुए। ब्राउन बेयर साथ ही टाइगर भी इस क्रशिंग प्रेशर को महसूस कर सकते थे। सेकेंड ईयर्स का बॉस उनके सीनियर्स की ताकत की तारीफ किए बिना नहीं रह सकता और बस इसी तरह से वो आखिर पहुंच गए। आखिरी साल के स्टूडेंट्स ने आखिर अपना एंट्रेंस बना लिया। ओ चैंग सियोक ने अपने आदमियों को तुरंत सहज खड़े होने और थर्ड ईयर्स के साथ एक अग्रीमेंट बनाने के लिए कहा। सब ने सीनियर्स को एक स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड आवाज से सल्यूट किया। नंबर 4 ने इस ग्रीटिंग को बहुत जोर का समझा जबकि नंबर 6 ने इस बात की तरफ इशारा किया कि पिछली BTS के बाद कितना समय हो गया था। नंबर 5 थका हुआ दिखाई दे रहा था जबकि नंबर 3 अनफेज रहा। किम टैही ने इस बात की तरफ इशारा किया कि चैंग सियोक को देखना कितना मुश्किल था। सेकेंड ईयर्स के लीडर ने जितना हो सके उतना विनम्र बनने की कोशिश की। उसने आगे देखने के लिए थोड़ा आगे झुका और डर गया क्योंकि ये एक व्यक्ति थर्ड ईयर्स के बीच खड़ा था। इस व्यक्ति का एक स्टेप और पूरी स्कूल हिलने लगी। ये पावरफुल प्रेजेंस और कोई नहीं बल्कि तीसरे साल के लीडर मा सियोक पिल थी, जिसे किंग के नाम से भी जाना जाता है। ये कहते हुए स्कूल का रूलर आखिर अपना एंट्रेंस बना चुका था। सब ने तुरंत अपनी सीट्स वापस ले ली, किंग को भी। सब इस व्यक्ति पे इंट्रीग थे क्योंकि वो स्कूल चलाने वाला था। कोई भी उसकी स्टनिंग लुक से अपनी नजर नहीं हटा सकता था। मां सेओक पिल बोलना शुरू किया, ये कहकर कि वो इसे ब्रीफ रखेगा और BTS को बहुत समय से नहीं देखा गया था। फिर उसने इस बात की तरफ इशारा किया कि कई लोग इस कारण के बारे में सोच रहे थे कि आज के चैलेंजर जैसे कोई नाम नहीं वाले व्यक्ति को BTS में हिस्सा लेने की अनुमति क्यों दी गई। इसलिए किंग ने एक डरावने अंदाज में ये कहकर कहा कि ये उसकी इच्छा थी, सबको स्टार्टल छोड़कर। अपने सब्जेक्ट्स के इस बात को समझने के बयान के साथ किंग ने उत्सव शुरू करने का फैसला किया और इसलिए ज़ॉम्बी BTS फर्स्ट ईयर मैच में आर्बिटर की भूमिका निभाएगा, जो महान लीडर ब्राउन बेयर, जिसके कई फॉलोअर्स थे, का ट्रांसफर स्टूडेंट से मुकाबला करेगा, जिसके पास कुछ दोस्त थे जो उसे सपोर्ट कर रहे थे, एक इंजर्ड ग्रुप लीडर सहित।
ब्लॉन्ड वन ने समझाया कि मैच तब खत्म हो जाएगा जब उनमें से कोई हार मान लेगा, गिर जाएगा या किसी तरह की समस्या पैदा हो जाएगी। सीनियर ने फिर अपने जूनियर्स को उनके प्राइवेट पार्ट्स में छुआ और कहा कि ये ही एक क्षेत्र है जिसे छूने से उन्हें मना किया गया है। और ये कहते हुए मैच आखिर शुरू हो गया। चीयर्स ने अरीना को भर दिया। जब पार्क की डुक ने पहला पंच लॉन्च किया, नावुक ने तुरंत ब्लॉक कर लिया। आयरन डिफेंस ने तुरंत दूसरे अटैक को पकड़ लिया। महान लीडर ने नए आने वाले पर पंचेस की बैराज बरसाई, सिर्फ उसके डिफेंसिव पर खड़े होने के लिए। इसने ब्राउन बेयर को ट्रिगर किया, जिसने ऑफेंस की कमी को किसी तरह की अंडर एस्टिमेशन समझा। ये मानते हुए कि ट्रांसफर स्टूडेंट उसे नीचे देख रहा है, वो बड़े रेज में चला गया। उसने पावरफुल पंचेस की सीरीज लॉन्च की जो नावुक को पीछे धकेलने में सफल रही। उसके हेंचमैन खास तौर पर उसके परफॉर्मेंस से खुश थे, सिर्फ तीसरे साल वाले के इस बयान के लिए कि जो वाकई फाइट पर डोमिनेट कर रहा था वो उसका अपोनेंट था। सब दयालु आत्मा से इंट्रीग थे जिसने सब इनकमिंग पंचेस को टैंक किया। लेकिन सबसे स्टनिंग हिस्सा ये था कि वो अटैकर था जो सांस से बाहर दिखाई दे रहा था। पार्क की डुक ने एहसास किया कि वो एक टफ सिचुएशन में है, क्योंकि हमला करने वाला होने के बावजूद उसे महसूस नहीं हो रहा था कि वो डैमेज उठा रहा था। और जैसे ही वो प्लान के बारे में सोचने लगा, इसलिए उसने समझाया कि वो प्रोटैगनिस्ट पर ट्रायम्फ करने में असफल होगा, इस बात की तरफ इशारा करते हुए कि वो कितना कमजोर है और ये कहकर कि उसे मैच कैंसिल होने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। लंबे के हेंचमैन ने उसे ये कहकर धैर्य दिलाने की कोशिश की कि सीनियर सिर्फ खुद को बचाने के लिए ऐसे बोल रहा था। फिर भी इसने उसे बहुत परेशान किया। जब वो अपनी जीत पर शक करना शुरू किए, ब्राउन बेयर को दयालु आत्मा ने रियलिटी में वापस ले आया, जिसने उसे जवाब देने के लिए कहा। ये कहते हुए क्लास लीडर एक बार फिर बड़ा गुस्सा हुआ। देखने वालों में से एक ने एहसास किया कि पहले साल के स्टूडेंट्स का बॉस पहले साल की कंपटीशन के मुकाबले ज्यादा एक्साइटेड था। उसने हमारे हीरो पर फिस्ट के साथ बॉम्बार्डमेंट जारी रखी, पंच के बाद पंच डील करते हुए। लेकिन उसकी बड़ी शॉक के लिए उसका अपोनेंट अनइम्प्रेस छोड़ दिया गया। उसका टावरिंग सेल्फ और भी बड़ा दिखाई देने लगा, क्योंकि उसने अपनी टेक्निक एब्जॉर्प्शन का सहारा लिया। कोई भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था टेक्निक के अब कंप्लीट होने के साथ। और वर्क ने इस बात की तरफ इशारा किया कि उसके ओपोनेंट ने दया को इनकार कर दिया था जो उसने उसे बख्शी थी, और इसलिए उसने एक पुरानी कहावत याद की, ये कहकर कि हर किसी को बराबर ताकत वाले किसी के साथ मैच किया जाना चाहिए। लड़के ने जो वही शब्द कहे थे उन्हें प्रोसेस करने के लिए एक पल लिया, फिर शब्द को रीबर्थ देने का फैसला किया, अपने ओपोनेंट पर चार्ज करके उसे उसके पापों से शुद्ध करने के लिए। प्रोटैगनिस्ट ने उसे ध्यान से देखने को कहा। ब्राउन बेयर इस अजीब ताकत से ओवरवेल्म्ड पाया। हमारे हीरो ने फिर अपनी टेक्निक का सहारा लेने का फैसला किया, जिसे राइट फिस्ट हार्ट क्लीनिंग के नाम से जाना जाता है। 50 पाउंड्स जो उसने सिर्फ अपने राइट हाथ से एग्जीक्यूट की। पहले टियर बॉस को पीटे जाने के बाद आखिर एहसास हुआ कि उसका ओपोनेंट पागल था, और बस इसी तरह ब्राउन बेयर खुद को ब्लोज की बारिश के नीचे पाया। ये कहते हुए पाक की दुख खुद को सांस लेने में असफल पाया। उसका हेंचमैन अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। लंबे वाला अपने ओपोनेंट की ताकत पर विश्वास करने में असफल था। हमारे हीरो ने उसे माफी मांगने को कहा ताकि सब कुछ सेटल हो सके, सिगरेट का पैकेट अपनी पॉकेट से निकालने से पहले। आर्बिटर ने तुरंत उसे स्मोकिंग की कोशिश के लिए बुलाया, जो नियम के खिलाफ था। इसी बीच ब्राउन बेयर इस बात को स्वीकार करने में असफल था कि वो हारने वाला था, जबकि उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और एक ब्रास नकल निकाला, फिर हमारे हीरो के सिर पर इसे स्नीक अटैक में मारा। उसके दोस्त के हॉरर के लिए जमीन पर खून छिड़क गया था, एक मासूम आदमी का खून। ये देखकर कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था, और इसलिए उन्होंने चिल्लाया कि ब्राउन बेयर ने नियम तोड़ दिया है, देखते हुए कि उसने अपने ओपोनेंट को गिराने के लिए एक वेपन का सहारा लिया। सेकेंड ईयर्स इवेंट्स के टर्न से ब्लोन अवे थे, जबकि सूजी को अभी हुआ क्या यकीन करने में मुश्किल हो रही थी। रेफ खुद सरप्राइज था, लेकिन जैसे ही वो लड़के को वेपन इस्तेमाल करने के लिए डिस्क्वालीफाई करने वाला था, उसे हंसते की आवाज ने इंटरप्ट कर दिया। उसने चीता को बुलाने की कोशिश की, फिर एक बार इंटरप्ट हो गया। अनॉइड ज़ॉम्बी ने मुड़कर देखा कि ये बेशर्म कौन था, और डर गया, क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि किंग खुद था, जो दिल खोल कर हंस रहा था। उसका सिनिस्टर लाफ्टर हर स्टूडेंट की रीढ़ में ठंडक डाल गया। ज़ॉम्बी ने फाइट रोकने की कोशिश की, सिर्फ बॉस 97 के उसे रिज्यूम करने के लिए कहा जाने पर। कोई भी स्टूडेंट कन्विंस्ड नहीं था, देखते हुए कि एक पवित्र नियम तोड़ दिया गया था। रेफ ने झगड़ा करने की कोशिश की, फिर भी विचार विमर्श के लिए कोई जगह नहीं थी, और ये कहते हुए किंग ने उसे फाइट रिज्यूम करने के लिए कहा, पूरे स्कूल को अपना ऑर्डर चिल्लाते हुए। उसकी आवाज ने अकेले एक पावरफुल शॉक वेव क्रिएट की, जो कुछ स्टूडेंट्स को बेहोश करने में भी सफल रही।
दूसरा साल वाला खुद को एक माइटी पावर के सामने पाया जिससे कोई भी नहीं लड़ सकता था। ये स्कूल के रूलर की सच्ची ताकत थी और ये कहते हुए उसके पास गेम रिज्यूम करने के अलावा कोई चारा नहीं था। बुलफिस्ट इस पागलपन से खास तौर पर इरिटेटेड था और इसलिए उसने अपनी चोट के बावजूद बेड से उठने की कोशिश की, सिर्फ नर्स के उसे रोकने पर। डिवास्टेटेड हाइड्रा जमीन पर गिर गया, ऐसे पागलपन को समझने में असफल, देखते हुए कि प्रोटैगनिस्ट इंजर्ड था और पहले ही डाउन था। सूजी ने भी किंग के शब्द पर सवाल उठाए। इसी बीच ब्राउन बियर, जिसने इसे खो दिया था, बियांठी के शब्दों को याद किया, उसके बारे में कि वो ट्रांसफर स्टूडेंट के नीचे था। किंग ने उसे फाइट खत्म करने के लिए कहा और बारबेरियन को हमारे हीरो को खत्म करने के लिए दौड़ते हुए देखा। लेकिन उसी पल किसी ने मोटू को बचाया, उसके चेहरे से पंच टैंक करके जमीन पर गिरने से पहले। ये और कोई नहीं बल्कि यंग टैंक था, जिसने अपने दोस्त को उसके हीरोइज्म से चौंका दिया। ये कहते हुए ग्रेड 1 का करंट लीडर खुद को अपने सामने जमीन पर 2 अंडरडॉग्स पाया, उसे कंफ्यूज छोड़कर। लेकिन उसी पल स्कूल के ओवरवेलमिंग रूलर ने उसे फाइट खत्म करने के लिए कहा। उस समय एक खास आदमी गुस्से में किसी पर जबानी और जिस्मानी तौर पर हमला कर रहा था। ये और कोई नहीं बल्कि युवा पार्क की डुक था, जो जिंदगी से नफरत करता था और इस आदमी द्वारा बेकार होने का दावा किया गया था। कुछ साल बाद लड़ते वक्त उसे उसके शब्दों में तर्क नहीं मिला। लड़के ने फिर एक डिवास्टेटिंग पंच लैंड किया जो उसे अपने अपोनेंट पर ट्रायम्फ करने दिया। युवा बेर किसी हद तक इस व्यक्ति का शुक्रगुजार था जिसने उसे एहसास दिलाया कि वो कितना ड्यूरेबल और इच्छा शक्ति वाला था। पास के बच्चों की चीयर्स प्राप्त करने के बाद लड़के जिसने खुद को बेकार समझा था, आखिर कुछ पाया जिसमें वो अच्छा था। और हर एनकाउंटर के उसके ओपोनेंट्स उसके पैरों पर खत्म होने के बावजूद कीडुक ने एहसास किया कि दूसरों का प्यार उसकी जीत की संख्या के रिलेटिव था। इसका मतलब है कि उसे हर कीमत पर जीत हासिल करने पर मजबूर किया गया था, ये कहकर कि अगर उसने कभी हार का स्वाद चखा तो वो अपनी नजरिया बदल लेगा। लेकिन उसी पल वो सपनों की दुनिया से बाहर आ रहा था प्रोटैगनिस्ट द्वारा, जिसने उसे फाइट पर ध्यान देने को कहा। ब्राउन बेर डर गया, जबकि प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि अब उसके एक्शन से वापसी नहीं है। 3rd ईयर्स तक एक भयानक प्रेशर महसूस कर सकते थे, जबकि नबूक ने कहा कि वो लड़के को रिडेम्पशन की तरफ ले जाएगा, और ये कहते हुए एक सील इस्तेमाल की गई थी। हथियार युवा एक बार फिर उस पर चार्ज किया, सिर्फ उसकी टेक्निक बैक स्टेप से आसानी से बच जाने के लिए। ये कहते हुए हमारे हीरो ने अपने आप को तैयार किया, किंग तक को शॉक छोड़कर, और इसलिए वो आखिर अपना पंच फेंकने के लिए तैयार था। ओवरवेलमिंग काउंटर ट्रुथ आखिर अनलीश हो गई थी। सारे स्पेक्टेटर्स बेबोल रह गए, खासकर पार्क की डोक, जिसने खुद को एक ओवरवेलमिंग फोर्स के सामने पाया। बस इसी तरह अंतिम पंच लैंड कर दी गई थी और इस अंडरडॉग की जीत के साथ हमारा हीरो आखिर बॉस 99 के तौर पर क्राउन हो गया था। उस समय सूजी, जिसने कंटेस्टेंट्स को देखा, खुद को लाल गालों के साथ पाया कि लड़की हमारे चंकी प्रोटैगनिस्ट के लिए हेड ओवर हील्स गिर गई थी। जो वैसा आदमी था जो उसे पसंद था, उसे उसके राउंड बेली से भी खास लगाव था। उसे सर पर मारे जाने को देखकर सूजी तुरंत गुस्से में भड़क उठी, कोरियन बीगल से एक टीजिंग स्माइल कमाती जिसे उसे थोड़ा शर्मिंदा कर दिया। और जब हमारा हीरो फाइट में था, उसे एहसास हुआ कि उसका चयन सही था, और ये कहते हुए लड़की ने आखिर अपना फैसला कर लिया। कुछ समय बाद स्कूल में कुछ पहले साल के स्टूडेंट्स जो अपनी क्लास में दाखिल हुए, वो पूरी तरह बैफल्ड रह गए सूजी को दूसरे साल के स्टूडेंट्स में देखकर। वो खास तौर पर सरप्राइज थे उसे अपनी हम्बल क्लासरूम में देखकर। स्टूडेंट्स में से एक ने अपनी सीट उससे वापस लेने की कोशिश की, सिर्फ उसके डरावने अंदाज में उसे बोलने की हिम्मत करने पर धमकाने के लिए। लड़का जो उसके शब्दों से खुश हुआ, उसे वहां बैठने देने का फैसला किया। मीन ब्यूटी को प्रोटैगनिस्ट के साथ कैजुअली बात करते हुए देखकर सब उसे उसकी एस्टॉनिशिंग किस्मत पर जेलस महसूस कर रहे थे। यंग हू ने विनम्रता से उसे क्लासरूम से बाहर निकलने को कहा, जिसे सूजी आज अच्छी तरह से इतना नहीं समझती कि इंसान को भी नहीं मानती जब वो उसके साथ बात कर रही थी। प्रोटैगनिस्ट ने उसे वही चीज पूछने का फैसला किया, ये कहकर कि टीचर जल्द ही आ जाएंगे। सूजी, जो अपने नए लव इंटरेस्ट के इतने अच्छे स्टूडेंट होने से सरप्राइज थी, ने अपनी छुट्टी का फैसला किया, लेकिन ये कहकर कि उसे पहले उसका नंबर चाहिए। ये कहते हुए लड़की ने अपनी छुट्टी बना ली, ये कहकर कि वो अपने हनी से बाद में संपर्क करेगी। सारे लड़के जेलसी में डूब गए सुंदर सूजी को क्लास लीडर को ऐसे रेफर करते हुए सुनकर। इसी बीच क्लास प्रेसिडेंट, जिसने ये सब खामोशी से ऑब्जर्व किया, ने देखा कि उसके हाथ में क्या है और निराश पाया। थोड़ी देर बाद एक दौड़ता हुआ स्टूडेंट पहले साल की क्लास में गया और उन्हें बताया कि नए बॉस ने सबको ऑडिटोरियम में इकट्ठा करने का आदेश दिया है। ब्राउन बेर के एक्स हेंचमैन डल गए, देखते हुए कि उन्होंने नए इंचार्ज के साथ कितना बुरा सलूक किया था। फिर भी बाकी स्टूडेंट्स इस गैदरिंग की राह देख रहे थे। ये कहते हुए सारे पहले साल के थग्स अपनी क्लासरूम से बाहर निकले और ऑडिटोरियम की तरफ बढ़े। दरवाजा खोलते ही वो खुद को डरावनी निगाहों के साथ साथ एक ओवरवेलमिंग बैग के सामने पाए। स्टूडेंट्स जिन्होंने गैदरिंग के पीछे के कारण को इग्नोर किया था, उन्हें एटमॉस्फेयर ओवरवेलमिंग लगा। 2 बुलीज खास तौर पर एंग्शियस थे, फिर भी बॉस द्वारा ग्रीट किए जाने पर एफ्रो ने पहले उन्हें ग्रीट किया, और इसलिए छोटी खामोशी के बाद नए लीडर ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, तुरंत खुद को बाकी स्टूडेंट्स पर थोप दिया।
दयालु आत्मा ने कहा कि वो कोई लीडर नहीं बल्कि कैपिटल का एक सीधा साधा लड़का है और इसलिए वो उनके लेवल पर उतरने के लिए स्टेज से कूदा, ये कहकर कि उन्हें अब से साथ रहना चाहिए। थग्स के लिए पालन करना मुश्किल था। नावुक ने समझाया कि वो उनका बॉस नहीं बनना चाहता बल्कि दोस्त बनना चाहता है। बुलफिस्ट इस दयालु व्यवहार से खास तौर पर खुश था। वो चाहता था कि वो उसे ऐसे व्यक्ति के रूप में देखे जो ज़रूरत के वक्त उनकी मदद कर सके, ये कहकर कि वो पक्का एक दिन एक दूसरे पर भरोसा करने पर मजबूर होंगे। फिर उसने कहा कि हर कोई उपयोगी है और उन्हें अब से प्रयोजन के साथ अपनी जिंदगी जीनी चाहिए, दूसरे बच्चों को लूटने से पहले मना करते हुए। नावुक ने फिर उन्हें हमेशा याद रखने को कहा कि एक व्यक्ति को उसी लेवल के ओपोनेंट के साथ रखा जाना चाहिए। आखिर में दयालु जायंट ने कहा कि उन्हें शांतिपूर्वक ग्रेजुएट होने के लिए मिलकर प्रायश्चित करना चाहिए और सबसे पूछा जो उससे सहमत थे चिल्लाने को, मैं। इसके साथ उसने गहरी सांस ली और पहले चिल्लाया, सिर्फ एक कंफ्यूज साइलेंस का सामना करके। कुछ शर्मिंदा स्टूडेंट्स ने समझा कि ये किसी तरह का बैटल क्राई था। तभी यंग ते ने चिल्लाया, फिर यंग हु ने, साथ ही हुआंग और सिन ने। हमारे हीरो की पूरी क्लास ने उसकी मांग को पॉजिटिव तरीके से जवाब दिया और ये कहते हुए फोर्सफुली चिल्लाए गए मैं को छोड़कर सबने अपने नए लीडर के सामने किया जो संतुष्ट छोड़ दिया गया। लड़के ने एहसास किया कि प्रोटैगनिस्ट कितनी दयालु आत्मा था, उसे एक गॉर्जियस व्यक्ति कहकर, खुद से अलग। यंग टे ने कैपिटल के लड़के की तरफ देखना शुरू किया और बस इसी तरह नावुक ने नए दोस्तों की एक आर्मी हासिल कर ली थी। उसके बाद 7 दिन बीत चुके थे। पहले साल के थग्स ने कमजोर लोगों को बुली करना बंद कर दिया था। नर्ड ने 2 स्टूडेंट्स से कहा कि वो इस गेम में एक रैंक है, दोनों को उसे दोस्त के रूप में ऐड करने के लिए मजबूर करते हुए, जो जूनियर प्रमोशन के बीच स्थापित शांति का एक परफेक्ट उदाहरण था। सुजी ने हीरो से पूछा कि क्या स्कूल के बाद उसे कुछ करना है। उसने लंच लेने या कारियोके जाने का प्रस्ताव रखा, साथ ही डीवीडी रूम में जाने का सुझाव दिया। सबको जाड़ छोड़कर सिर्फ मोटू लड़के के इस बयान के लिए कि उसकी एक अपॉइंटमेंट है। सुजी को एक डार्क एक्सप्रेशन के साथ छोड़कर, ये एहसास करके कि वो किसी और लड़की से मिलने जा रहा है। लेकिन उसकी शौक के लिए लड़के ने कहा कि वो एक डेट था। नावुक आज क्लास प्रेसिडेंट के साथ पढ़ना चाहता था। लड़की ने तुरंत अपना सर घुमाकर देखा कि वो किसकी बात कर रहा है और दूसरे स्टूडेंट्स की गेज का पीछा करते हुए उसे खुद को एक नर्ड लड़की पाया जो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी। ये कहते हुए दूसरे साल की लव इंटरेस्ट पढ़ना चाहती थी, लेकिन उससे एक डेट की मांग की, ये कहकर कि उन्हें कल एक डेट पर जाना चाहिए। बुलफिस्ट ने कहा कि उसने और उसके दोस्तों ने अगले दिन के लिए बस पहले ही रिजर्व कर ली है, लड़की को इरिटेटेड छोड़कर। सुजी ने तो ये तक कहा कि अगर उसने उसे फिर कभी परेशान किया तो वो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा, उसे हाँकते हुए। यंग हू के दोस्तों ने उसे तरस खाना शुरू किया, देखते हुए कि लड़कियों के साथ कितना अनपॉपुलर है। उसी दिन क्लासेस के बाद क्लास प्रेसिडेंट खुद को नए ग्रेड लीडर के साथ पाती है। किम मिनजू ने फिर कहा कि उसकी मौजूदगी समस्या पैदा कर सकती है, लड़के को इंट्रीग छोड़कर। इसलिए उसने समझाया कि उनका साथ में होना उनके सीनियर को खुश नहीं कर रहा। क्लास प्रेसिडेंट किसी मिसलीडिंग सिचुएशन से बचना चाहती थी, देखते हुए कि वो यहाँ सिर्फ ट्रांसफर स्टूडेंट को ट्यूटर करने आई है। फिर उसने अपना सर झुकाया सिर्फ दयालु जायंट को उसे अजीब तरीके से देखते हुए देखने के लिए। जैसे ही कंफ्यूजन सेटल्ड हो रही थी, उसने अचानक उसका सर थपथपाया और कहा कि वो अडोरेबल है, लड़की को एक ब्लशिंग फीस के साथ छोड़कर, जबकि उन्होंने उसे मजबूर किया। थोड़ी देर बाद एक कैफे के अंदर क्लास प्रेसिडेंट प्रोटैगनिस्ट को कुछ इंग्लिश सिखला रही थी, लेकिन जैसे ही वो हमारे हीरो को पढ़ाती रही, उसने अचानक जंभाई लेना शुरू कर दिया। ये देखकर लड़की ने आज के लिए पढ़ाना बंद करने का फैसला किया, जिससे लड़के को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये कहते हुए उन्होंने अपनी छुट्टी बना ली, लेकिन अपनी चीजें पैक करते वक्त लड़की ने अपने बैकपैक में आइटम्स को देखा। फिर उसने दवाई प्रोटैगनिस्ट को दी, देखते हुए कि वो अपनी पिछली लड़ाई के कारण इंजर्ड था। उसने खुद को समझाने में स्ट्रगल किया, सिर्फ लड़के के इस बयान के लिए कि उसके सीनियर ने उसे पहले ही वही दवाई ऑफर कर दी थी और इसलिए क्लास प्रेसिडेंट ने उन्हें वापस लेने का फैसला किया। लेकिन लड़की के उदास दिखने पर हमारे हीरो ने प्लास्टर अपने सर पर लगाया, दवाई के लिए अपना शुक्रिया व्यक्त किया, ये कहकर कि वो इसे इस्तेमाल करेगा, उसे ओवरजॉयड छोड़कर। ये कहते हुए हमारे हीरोज ने ट्रेन पकड़ने के लिए अब और टैरी नहीं करने का फैसला किया। इसी बीच कीडुक के पास्ट गूंस उसे कांटेक्ट करने में स्ट्रगल कर रहे थे। उनमें से एक ने एफ्रो से उसकी राय पूछी नए बॉस के बारे में। तीसरे ने इस बात की तरफ इशारा किया कि वो एक दयालु व्यक्ति था जिसके साथ वो मिलजुल कर रह सकते थे। फिर भी लड़के को यकीन करने में मुश्किल हो रही थी, जबकि उसने ब्राउन बेयर के अंडर ग्लोरियस एरा का मुद्दा उठाया। लेकिन उसी पल स्टूडेंट किसी से टकरा गया। एफ्रो ने तुरंत अपनी लापरवाही के लिए माफी मांगी। थग ने सीन बनाने का फैसला किया,
ये कहकर कि उसका हाथ बहुत दर्द कर रहा है, लड़के को एक बार फिर माफी मांगने के लिए छोड़कर चले जाने से पहले। तभी बड़े आदमी ने लड़के को पास आने को कहा। एफ्रो ने एहसास किया कि वो एक टफ सिचुएशन में है। उसके दोस्त ने उसे शांत रहने के लिए कहा, क्योंकि किसी चीज के लिए लड़ना सिर्फ समस्या ला सकता है। लड़के के पास उस लॉजिक से रेजोनेट करने के अलावा कोई चारा नहीं था, जबकि उसने आदमी से एक बार फिर माफी मांगी। इसने फिर उसके इतने विनम्रता से पेश आने पर मजाक उड़ाया, ये कहकर कि पूरी जनरेशन मैनर से महरूम है। उसके दोस्त ने धीमे से इंटरवीन करने की कोशिश की, ये कहकर कि ये उनकी तरफ से गलती थी, सिर्फ अपने दोस्त की तरफ से माफी मांगने के लिए बड़े आदमी द्वारा अचानक पंच खाने के लिए। इस बुली के कितना वायलेंट है ये देखकर एफ्रो ने हमला करने का फैसला किया, सिर्फ मिस करने के लिए और पेट में लात खाने के लिए। जब लड़का जमीन पर गिरा, आदमी ने मजाक उड़ाना शुरू किया। फिर उसने अपने दोस्तों से मदद करने को कहा ताकि हाई स्कूल स्टूडेंट पर चढ़ाई कर सके, और ये कहते हुए युवा थक खुद को फ्लिप फ्लॉप्स की बारिश के नीचे पाया। जैसे ही वो इंसल्ट करते और मारते रहे, उसने पास ही एक ब्रिक देखी और फैसला किया कि वो अब और नहीं सहेगा। उसी पल लड़के के दोस्तों ने अडल्ट को रोक लिया, और इसलिए एड्रेनलिन के बर्स्ट में हाई स्कूलर ने किल के लिए जाना शुरू किया, जिसकी उसके दोस्तों ने उम्मीद नहीं की थी। जब अचानक एक हाथ ने उसे रोक दिया। गुस्साए हुए लड़के ने देखा कि कौन इंटरफियर कर रहा है, और उसे सीनियर सू डॉग को पाया। टैंक टॉप पहनने वाला एक बार इन्फ्यूरिएटेड छोड़ दिया गया कि वो ब्रिक से मारा जाने वाला था, सिर्फ डॉग को के इस बयान के लिए कि उसने अथॉरिटी से पहले ही संपर्क कर लिया है। ये कहते हुए ग्रोनअप्स के पास हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। जैसे हाई स्कूलर ने उन्हें भाग जाने को कहा, देखते हुए कि वो जानते थे कि उनके लिए क्या बेहतर है। कुछ मिनट्स पहले अपनी जॉब पर काम करते वक्त तीसरे साल के स्टूडेंट ने पास की लड़ाई को देखा। अपने कुछ जूनियर्स को इसमें हिस्सा लेते हुए पहचानकर सू डॉग ने कहा कि उनके पास करने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं था। तभी उसे एहसास हुआ कि जो जमीन पर लेटा हुआ था, उसने चोरी से एक ब्रिक पकड़ी। वो क्या प्लान कर रहा है ये जानकर सीनियर के पास एक हत्या रोकने के लिए दौड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। बाद में जूनियर्स ने अपने सीनियर का शुक्रिया अदा किया, जिसने कहा कि ये कुछ नहीं था, सिर्फ उनके एक और बार झुककर शुक्रिया अदा करने के लिए। एफ्रो ने हाथ उठाकर देखा कि क्या सीनियर अभी भी वहां था। सू डॉग ने बोलने का फैसला किया, लेकिन डर गए जूनियर्स पनिशमेंट या स्कोल्डिंग की उम्मीद करते हुए। उसने बस उन्हें सलाह दी कि वो एक एक्शन से अपनी जिंदगी बर्बाद ना करें, उन्हें गहरी शुक्रगुजार छोड़कर। ये कहते हुए तीसरे साल के स्टूडेंट आखिर चल दिए। सू डॉग को फिर एहसास हुआ कि उसने अभी एक बुढ़े की तरह एक्ट किया है, सिर्फ उसके बॉस द्वारा बुलाए जाने पर, जिसने उसे जल्दी करने को कहा, उसे वापस दौड़ने पर मजबूर करते हुए। ये कहते हुए लड़कों ने लंबे दिन के बाद घर जाने का फैसला किया। बाद में उसी शाम एफ्रो ने ग्रुप चैट में दूसरों से अपनी रात का मजा लेने को कहा, जबकि वो मिसिंग लीडर को ढूंढ रहा था। तभी हाई स्कूलर ने 3 लड़कों के साथ एक लड़की को देखा। ये एक फेमिलियर फिगर है, ये पहचानकर उसे खास तौर पर अनॉय हुआ, देखते हुए कि उसने उसे बार बार कहा था कि वो अपने लवर्स को अपने घर के पास ना लाए। सिर्फ ये एहसास करने पर डर गया कि क्या हो रहा है, क्योंकि तीनों उसे हिट ऑन कर रहे थे, वो भी स्ट्रेंजर्स नहीं थे। लड़की ने तुरंत उनसे दूर हो गई जैसे ही उसने लड़कों को अपनी नॉनसेंस बंद करने को कहा। आदमी, जो इस रिजेक्शन से बहुत गुस्सा हुआ, ने वायलेंस का सहारा लेने का फैसला किया, सिर्फ वॉइड के अचानक इंटरवीन करने और लड़की की तरफ से थप्पड़ लेने के लिए, उसे सरप्राइज्ड करते हुए कि वो कितनी जल्दी आ गया। अनॉयड थग ने पार्टी पूपर की पहचान के बारे में सोचना शुरू किया, सिर्फ उसे अच्छी तरह से देखकर एहसास होने पर कि वो वही हाई स्कूलर था जिसे उसने पहले पीटा था। इससे उसे और गुस्सा आया, जबकि उसने समझा कि माइनर एक स्टॉकर है। एफ्रो ने उन्हें जाने को कहा, ये कहकर कि उसने अथॉरिटीज से पहले ही संपर्क कर लिया है, जिससे डेलिंक्वेंट और भी गुस्सा हो गया, देखते हुए कि लड़के ने समझा कि पुलिस का नाम लेना उन्हें डराने के लिए काफी होगा। और ये कहते हुए उसने उसे अपनी पूरी ताकत से पेट में मारा, उसे दर्द से जमीन पर गिरने पर मजबूर करते हुए लड़की के हॉरर के लिए। हाई स्कूलर ने डेस्परेटली उठने की कोशिश की। लड़की ने डेलिंक्वेंट पर चिल्लाया, उसने क्या किया इसके लिए। ये देखकर कि ये दोनों कितने अनोइंग हैं, आदमी ने उनका ख्याल रखने का फैसला किया। लड़की से शुरू किया, जिस पर उसने खुद को लॉन्च किया, सिर्फ लड़के के एक बार फिर इंटरवीन करने और दूसरी बार अपने शरीर से उसे शील्ड करने के लिए, उसे पिछली बार की तरह जमीन पर गिराने पर मजबूर करते हुए। थग को फिर से हाई स्कूलर से गुस्सा आया और इसलिए उसने उसे बेरहमी से चेहरे पर मारा, फिर उस पर स्टैंप करने लगा। अब डेलिंक्वेंट के पैरों के नीचे पिछली बार की तरह युवा खुद को बहुत अनॉयड पाता है। उसी पल उसने पास ही एक रॉक देखी। उसे देखकर उसके दिमाग में पहला विचार था कि वो इसे वेपन के रूप में इस्तेमाल करे ताकि आखिर उसका बुली खत्म कर सके। तभी उसे अपने सीनियर के समझदार शब्दों की याद आई। लड़का अपने लोएस्ट मोमेंट पर इतना राइटफुल कुछ याद करने पर बहुत इरिटेटेड हुआ। तभी विसिल की आवाज सुनाई दी। डेलिंक्वेंट्स आखिर देखे गए थे। ये देखकर उन्होंने तुरंत सीन से भाग जाने का फैसला किया।
लेकिन जब वो भागे, ऑफिसर लड़के की तरफ दौड़ा। उसने तुरंत उसकी हालत देखी, इसलिए एफ्रो ने कहा कि वो अनहार्म्ड है, अपनी चिंता के लिए आदमी का शुक्रिया अदा करने से पहले। लेडी बैफिल्ड पाई गई कि उसे शुक्रिया अदा करने की क्षमता थी, जिसने बीटन अप को बहुत अनॉयड छोड़ दिया। फिर भी उसने मामला छोड़ने और उसे घर वापस जाने के लिए कहा। लेडी ने फिर अपने सेवियर का हाथ पकड़ा जैसे ही उसने डिनर की रिक्वेस्ट की, जिसने उसे डांटा कि उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया है। अगले दिन स्कूल में युवा ने अपने दोस्त को अपनी रात की एडवेंचर के बारे में बताया और अपनी बुरी किस्मत पर शिकायत करनी शुरू की। उसी पल 3 में से एक अलर्टेड रह गया, क्योंकि बॉस साथ ही उसके दोस्त उनकी तरफ जा रहे थे और इसलिए तीनों ने अपने पोस्चर्स को करेक्ट किया और रास्ते से हट गए। बॉस साथ ही उसके आदमी उनके पास से गुजरे। एफ्रो ने फिर अपनी आंखें खोली देखने के लिए कि क्या इंचार्ज आखिर चला गया है। सिर्फ दयालु जायंट को अपनी आत्मा में घूरते हुए पाया। डर गया लड़के ने पूछा कि क्या कोई प्रॉब्लम है। बॉस 99 ने कहा कि उन्हें साइड में नहीं खड़े होना था। एफ्रो कंफ्यूज छोड़ दिया गया, जबकि प्रोटैगनिस्ट ने समझाया कि ऐसी चीजें दोस्तों के बीच नहीं करनी चाहिए। फिर उसने डियोकू के नाम से जाने गए लड़के को एड्रेस किया। बैफल्ड देखकर कि बॉस उसे उसका नाम जानता है, उसकी इंजरीज के बारे में पूछा। जैसे ही एफ्रो ने कहा कि वो सीढ़ियों पर गिर गया था, उसके बॉस ने गा के साथ जवाब दिया, उसे पूरी तरह से कंफ्यूज छोड़कर। प्रोटैगनिस्ट ने फिर एक बार गा चिल्लाया, उसे मजबूर किया कि वो उसे इंजर करने वाले का नाम बताए। डियोकू ने अपनी कहानी से चिपकने की कोशिश की। अब अपने नए दोस्त की नाक से नाक मिलाकर हमारे हीरो ने उससे पूछा कि क्या उसने अपने दांत ब्रश किए हैं। फिर उसने ए चिल्लाया, उसे कवर करते हुए, जिसे उसने अपनी हॉरिबल सांस और सलाइवा से छुटकारा पाने के लिए कहा। बाकी लड़कों ने कहा कि वो भी तैयार थे। इस अचानक सपोर्ट ने 3 डेलिंक्वेंट्स को चौंका दिया। ये एपिसोड तो यहाँ पर खत्म हो चुका है, पर रुकिए जाने से पहले फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाइप भी कर दीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा व्यूज आएंगे उतनी ही जल्दी नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है। और हाँ, जाने से पहले अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करना, जिसे गैंगस्टर मानवा देखना बहुत पसंद है। लुकिज्म का ट्रेंड चलता ही रहेगा। और हाँ, एक गुड न्यूज और, अगर किसी को गैंगस्टर मानवा के साथ में थोड़ी सी अडल्ट मानवा पसंद है तो वो कमेंट में अडल्ट लिख सकता है, ताकि मुझे पता लग जाए कि कितने यहाँ पर अडल्ट कॉमिक वाले फैन हैं। तो मैं अपनी आवाज में, अपने अंदाज में एक्सप्लेन करूंगा।